कैथरीन ने मुझे 3 साल की खामोशी के बाद फ़ोन किया। उसने हेलो भी नहीं कहा, सीधे मुद्दे पर आ गई। आज रात आ जाओ, मैंने डिनर बनाया है, सिर्फ हम दोनों। उसकी आवाज़ ठीक नहीं लग रही थी। वो बहुत तेज़ सांस ले रही थी, जैसे वो दौड़ कर आई हो या रोई हो। मैंने पूछा क्या जॉन वहाँ होगा, तो उसने कहा कि वो ठीक महसूस नहीं कर रहा। फिर वो हंसी, लेकिन हंसी तेज़ और ज़बरदस्ती वाली थी। मैं लगभग मना ही कर देती, लेकिन वो मेरी बहन थी। आखिरी बार जब मैंने उसे देखा था वो शांत थी, अजीब लेकिन शांत। वो शांति जो इंसान तब तक दिखाता है जब अंदर कुछ उछल रहा हो। मैंने खुद से कहा कि ये उसकी एक एपिसोड वाली बात होगी, उसे बस किसी की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं वहाँ चली गई। जब तक मैं पहुँची आसमान बिल्कुल काला हो चुका था। उसका घर अस्पताल के कमरे की तरह रोशनी से भरा हुआ था। पर्दे बंद थे और अंदर की रोशनी तरारों से ऐसे बाहर आ रही थी जैसे कुछ भागने की कोशिश कर रहा हो। मैंने दरवाज़ा खटखटाया भी नहीं था कि उसने खोल दिया। उसने मुझे बहुत जोर से गले लगाया, मेरे कान में कुछ फुसफुसाया जिससे मैं सुन नहीं पाई। पके हुए मांस की गंध पूरे हॉलवे में फैली थी। जब मैंने पूछा कैसी हो, तो उसने कहा परफेक्ट, पहले से भी बेहतर, तुम जान जाओगी। उसकी मुस्कान ठीक से हिली भी नहीं। वो मुझे किचन में ले गई। टेबल 2 लोगों के लिए सजी थी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, जैसे किसी ने सेट किया हो। प्लेट्स बड़ी थीं, मांस मोटा और गहरा था, ग्रेवी गहरी लाल। इसकी गंध खराब नहीं थी, बस अजीब थी। मैंने फिर पूछा जॉन कहाँ है। उसने कहा वो ऊपर आराम कर रहा है। फिर उसने ऊपर छत की तरफ ऐसे देखा जैसे कुछ वहाँ चल रहा हो। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हंसी। उसने वाइन डाली, थोड़ी गिर गई, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके हाथ कांप रहे थे। मुझे खाना नहीं खाना था, लेकिन वो जिद करती रही। तुम हमेशा मुझे जज करती हो, खाने पर भी, अब बस भी करो। इसलिए मैंने एक बाइट ली। ये चबाया सा नरम और इतना नमकीन था कि मेरा पेट मरोड़ गया, लेकिन मैंने उसे निगल लिया और बात बदलने की कोशिश की। तुम बहुत दुबली हो गई हो कैट, सब ठीक है ना? वो मुस्कुराई। मैं अच्छा खा रही हूँ, खुद का ध्यान रख रही हूँ। वो मेरे सामने बैठ गई, मुझे चबाते हुए देखती रही। कमरे में सिर्फ दीवार की घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। हर सेकंड बहुत तेज लग रहा था। मैंने बातचीत को सामान्य बनाने की कोशिश की। काम के बारे में पूछा, पड़ोसियों के बारे में पूछा। वो छोटे टूटे फूटे जवाब देती रही। उसकी आंखें हर कुछ सेकंड में इधर उधर भटकती जाती। फिर वो अचानक हंसने लगी, मेरे हाथों को देखते हुए, जबकि मैं मांस का अगला टुकड़ा काट रही थी। पता है मुझे बचपन में तुमसे क्या नफरत थी? तुम्हें सब कुछ पहले ही मिल जाता था, कपड़े, दोस्त, लड़की। माँ भी तुम्हें ज्यादा पसंद करती थी। मैं जम गई। वो गुस्से में नहीं लग रही थी, बस खाली, जैसे वो किसी ऐसे इंसान का जिक्र कर रही हो जिसे वो पहले ही दफना चुकी हो। मैं तुम्हें सोते हुए देखा करती थी, पता है? तुम्हें देखती और सोचती कि काश तुम्हारा चेहरा उतार कर पहन लूं, ताकि देख सकूं कि तुम्हारी जगह लेना कैसा लगता है। कांटा मेरे हाथ से छूट गया, प्लेट पर गिरा और आवाज पूरे किचन में गूंज उठी। वो आगे झुकी, कुहनिया मेज पर। इतना डरो मत, हम बहनें हैं, हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। मैं खड़ी हो गई, आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। कैट, तुम्हें मदद चाहिए, सच में तुम्हें किसी से बात करनी चाहिए। उसने अपना सिर तिरछा किया, जैसे वो मेरे शब्दों को समझ ही नहीं पा रही हो। फिर वो मुस्कुराई। मैंने बात कर ली है, वो ऊपर है, तुम्हें उसे हाय कहना चाहिए। मेरा सीना कस गया। मुझे ऊपर नहीं जाना था, पर जाना पड़ा। अंदर कहीं मुझे देखना था। शायद मैं उम्मीद कर रही थी कि वो झूठ बोल रही हो। शायद मैं बस सच को नहीं मानना चाहती थी। हॉलवे पहले से भी ज्यादा अंधेरा भरा था। मेरे हाथ ठंडे और पसीने से फिसलन भरे थे। मैं बेडरूम के दरवाजे तक पहुंची। गंध दरवाजे को छूने से पहले ही आ गई। ये मांस नहीं था, खून था। मैंने दरवाजा खोला। जॉन बिस्तर पर था, या जो उसके
बचा था। टुकड़े, यही शब्द है जो फिट बैठता है। त्वचा उखड़ी हुई, मांसपेशियां खुली, खून गद्दे में समा चुका था और फर्श पर टपक रहा था। उसकी आंखें नहीं थी, उसकी छाती खाली थी। मैं जम गई, न चीख पाई न हिल पाई। बस एक मक्खी की भिनभिनाहट सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज मेरे पीछे से आई। मैंने कहा था ना वो यहाँ है। मैं मुड़ी, वो दरवाजे पे खड़ी थी, हाथ में काटने वाला चाकू लेकर। उसका एप्रन खून से भरा हुआ था। वो ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे उसे किसी बात पर गर्व हो। तुम्हें ऊपर आने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम उसे देखना चाहती थी तो तुम पहले ही देख चुकी थी। मेरा पेट गिर गया। मैंने समझ लिया, वो मीठ खाना, वो स्वाद। मैं घुटनों के बल गिर गई और उल्टी करने लगी। रोते रोते, हांफते हांफते वो मुझे देखती रही। उसकी सांसें भारी थी, चेहरा खुशी और गुस्से के बीच कहीं अटका हुआ। तुम हमेशा अपने आप को मुझसे बेहतर समझती थी। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा था? तुम्हें अब छुपाने की जरूरत नहीं। तुमने उसके साथ डिनर किया। अब तुम्हें नाटक बंद कर देना चाहिए। वो हंसी जोर से, पागलों की तरह। मैं दरवाजे की तरफ खिसकते हुए रहेंगी, अपनी ही उल्टी पर फिसलते हुए। वो पीछे चल रही थी, उसके कदम धीमे और भारी थे। भागो मत, हम परिवार है ना, और परिवार को साथ रहना चाहिए। मैं सीढ़ियां उतरकर भागी। मेरे पैर मुश्किल से काम कर रहे थे। वो पीछे ही थी, दीवार पर चाकू घसीटती हुई। हर कदम पर पेंट उखड़ता जा रहा था। मुख्य दरवाजा नहीं खुल रहा था। मेरी उंगलियां बहुत कांप रही थी ताला घुमाने के लिए। वो बोलती रही, अब शांत होकर। वो मुझसे प्यार नहीं करता था, पता है? जितना वो तुम्हें देखता था उतना नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। मैंने सुनिश्चित किया कि तुम हमेशा उसका हिस्सा रहो। उसके कदमों की आवाज और भारी हो गई। मैंने दरवाजे पर कंधा मारा, फिर मारा, जब तक वो टूट नहीं गया। मैं बाहर गिरी, जमीन पर मिट्टी में घसीटते हुए। बाहर की हवा ठंडी और साफ थी, मेरे फेफड़ों में आग करती हुई। जब मैंने मुड़कर देखा, वो दरवाजे पर खड़ी थी, चाकू को हाथ में। पोर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो लगभग शांत दिख रही थी। तुम वापस आओगी है ना? हम कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ते। उसने हाथ हिलाया, मुस्कुराते हुए, जैसे बचपन में वो आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा। अगली सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने सब कुछ कबूल कर लिया, हर एक बात। खबरों में कहा गया कि वो इंटरव्यू के दौरान हंस रही थी और बोली कि उसने परिवार के लिए खाना बनाया था। मैं ट्रायल में नहीं जा पाई। मैं उसकी आवाज दोबारा नहीं सुनना चाहती थी। साल बीत गए, मैं दूर चली गई, नाम बदल लिया, फिर से सामान्य जिंदगी बनाने की कोशिश की। लेकिन कभी कभी रात में मुझे पका हुआ मांस सुंघाई देता है, जबकि चूल्हा बंद होता है। कभी मैं उसकी हंसी सुनकर जाग जाती हूँ, जैसे वो किसी दूसरे कमरे में हो। पिछले महीने मुझे एक चिट्ठी आई। कोई भेजने वाला नहीं था, बस एक लिखावट थी। तुमने अपनी प्लेट खत्म नहीं की। मैंने उसे जला दिया। कागज की जलने की गंध उसी रात जैसी थी। मैं सुबह तक जागती रही, उसकी आवाज सुनने की उम्मीद में, दीवार पर चाकू घसीटने की आवाज का इंतजार करते हुए, क्योंकि मुझे पता है वो कहीं ना कहीं मुस्कुरा रही है, मुझे फिर से अपने सामने बैठा इमेजिन करती हुई। और शायद एक दिन फिर वो फोन करेगी। इस कहानी की प्रेरणा कैथरीन नाइट से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला जिसे बिना पैरोल के उम्र कैद की सजा मिली थी। उसने 2000 में अपने पार्टनर जॉन प्राइस की देश की सबसे भयानक हत्याओं में से एक में हत्या कर दी। उसने एक हिंसक लड़ाई के दौरान उसे कम से कम 37 बार चाकू मारा। जांचकर्ताओं को जो बात सबसे ज्यादा झकझोर गई वो ये थी कि उसके शरीर की खाल उतार दी गई। बाद में पुलिस को पता चला कि नाइट ने प्राइस के शरीर के कुछ हिस्से को पकाया भी था, जैसे किसी पारिवारिक डिनर के लिए तैयार किया गया हो। यह काम बहुत सोच समझकर और अनुष्ठानिक तरीके से किया गया था, जो उसकी गहरी क्रूरता और मानसिक प्रकृति को दर्शाता है।
उसकी सज़ा ऑस्ट्रेलियाई आपराधिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उसे हमेशा के लिए रिहा करने के लिए बहुत खतरनाक घोषित किया गया।